बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। कल से शंघाई कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ चाहता है। आज चीन के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं और चंद MOUs पर दस्तखत भी हो गए हैं। कल से इस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ होगा। इसके अलावा कुछ दीगर सरबराहान भी पाकिस्तान में इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं। इंडिया से इंडियन जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। तो अपने साइज़ के एतबार से, अपनी सिग्निफिकेंस के एतबार से बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसके रुकन ममालिक के जितने भी सियासी, समाजी, माशरती, माशी और सिक्योरिटी से जुड़े जितने भी कंसर्न्स हैं, जितने बड़े मसाइल हैं, उन सब को डिस्कस किया जाएगा और उसके लिए फिर वे आउट भी तलाश किया जाएगा कि इनसे किस तरह से नबूद आज़मा हुआ जा सकता है। इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं कुद्सिया बतूल साहिबा, मेंबर हैं सूबाई असम्बली पंजाब की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। उनके साथ मौजूद हैं रिजवान अशरफ साहब, तज़ियाकार हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। रिजवान साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, ख़ास तौर पे इस तरह के हालात के अंदर कि मिडल ईस्ट के अंदर एक तरफ लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत बनी है और पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का सामना है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान के सामने, जिनमें दहशतगर्दी है, सिक्योरिटी इशूज़ हैं, CPEC है और इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ माशी अहदाफ हासिल करने हैं। तो अपनी सिग्निफिकेंस के एतबार से कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है और पाकिस्तान इससे क्या कुछ हासिल कर सकता है? शेख साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि वाकई में ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है SCO जो पाकिस्तान में होने जा रही है और कल से उसका आगाज़ हो जाएगा। आज बहुत सारे डेलीगेशंस आ गए हैं पाकिस्तान में जो इसके मेंबर ममालिक हैं और इसमें ख़ास तौर पर चाइना नो डाउट के एक काबिल ज़िक्र नाम है। अब इसमें जो आप ये बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और सोशो पॉलिटिकल इस तरह के मामलात के ऊपर बात होगी, लेकिन इसमें ख़ास तौर पर जो फोकस जिसके ऊपर किया जाएगा या पाकिस्तान का भी और SCO का भी, कम से कम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो सारा का सारा फोकस होगा कि पाकिस्तान यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से इंडिया को कैसे जवाब देता है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी पहुँच गए हैं और इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आ गए हैं। तो यहाँ से अब पाकिस्तान के पास एक मौका है, पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान यहाँ से इंडिया को किस तरीके से जवाब देता है। इंडिया, अब आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर पिछले तकरीबन कोई 1-2 हफ्ते के अंदर या 1-2 महीने के अंदर या जब से इस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया या इसके बारे में एक डेट अनाउंस की गई थी, तो उसके बाद ही पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ नजर आई हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जैसे ये लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस को बाकायदा तौर पर टारगेट किया जा रहा था और आज ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो यहाँ से ये जो सारे वाकयात पिछले तकरीबन को 1-2 महीने से हो रहे थे उसको सामने रखते हुए इसके अंदर ताने बाने आखिरकार तो इंडिया के साथ मिलते हैं। और अभी जिस तरह से चीन का एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ उधर कराची के अंदर, बड़ी हसास इलाके के अंदर, एयरपोर्ट के ऊपर, ये कोई आम इलाका नहीं है, ये एयरपोर्ट के ऊपर वाकया पेश आया जो कि चीनी शहरियों को वहां पर टारगेट किया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरी अगर सिचुएशन को देखा जाए तो इसमें ये फोकस रहेगा कि इसमें जो पाकिस्तान है वो इंडिया को कैसे जवाब देता है और चाइना के साथ अपने मामलात को कैसे सेटल करता है। और ये हुकूमत के लिए जहां पर बहुत बड़ा चैलेंज है, ये रियासत पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह से जवाब देते हैं। तो SCO समिट नो डाउट कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा समिट है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, ये होने जा रही है और पाकिस्तान के ऊपर अब डिपेंड करता है जो खास तौर पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो यहाँ से क्या पैगाम देते हैं। जो लोकली मामला चल रहे हैं उसके ऊपर तो एक अलग डिबेट हो रही है, लेकिन यहाँ से कम से कम रीजनली, इंटरनेशनली जो पैगाम है वो किस किस्म का जाता है, ये कल और दो दिन में अगले पता लग जाएगा। ठीक है कुद्सिया साहब, आपकी हुकूमत के लिए यानी 2 तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से। एक ये कि जिस तरह से रिजवान साहब ने जिक्र किया कि कुछ दिन पहले कराची के अंदर चाइनीज़ जो इंजीनियर्स थे उनके कत्ल का वाक़या पेश आया। उससे पहले ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते रहे जिससे लगता है कि जो दुश्मन है वो सबोताश करना चाहता है CPEC को और फिर पाकिस्तान के अंदर जो माशी एक्टिविटीज़ है उनका जो रिवाइवल होने जा रहा है। दूसरा जो महाज जिससे हुकूमत नबूद आसमा है वो PTI का एहतजाज है। हुकूमत ने बड़ी कोशिश की और मिन्नत समाजत भी की, रिक्वेस्ट भी की
और बीच में कुछ लोग भी डाले पॉलिटिशियंस के पीटीआई से, किस तरह से यानी उनको इस बात के ऊपर कन्विंस किया जा सके कि वो इतने बड़े मौके के ऊपर एटलीस्ट एहतजाज जो है वो मौखर कर दे, जब ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाए तो उसके बाद एहतजाज कर ले। मगर हमने देखा कि पीटीआई ने फिर से 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे दी है। तो पीटीआई की ये जो ज़िद है, ये जो हठधर्मी है, इसे आप किस तरह से बयान करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। दूसरा ये है कि हमेशा की तरह पीटीआई की जो एक जमात है वो मनफी सोच रखती है, इंतशारी सोच रखती है और हमेशा वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी का ही सबूत देगी। जब भी वो उठेगी, जब भी बात करेगी या उनके वर्कर्स के साथ या उनके लीडरान के साथ बात करें तो उनका एक ही वतीरा है, इंतशार और फसाद। उनके लीडर का भी यही वतीरा है। और आप ये देखें कि 2014 में जब भी ये तब भी चाइना के वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ रहे थे, तो तब भी ये उनका ये जो टूर था उसको डिले किया गया और उस वक्त भी यही ड्रामा जो था वो स्टार्ट किया गया। और मेरी बात सुने कि आपको पता है कि चाइना के वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं और उसके बाद 27 साल बाद 11 जो है मुल्कों के जो डेलीगेशन है वो आ रहे हैं और माशाल्लाह से स्टार्ट भी हो गए हैं। और आपने हमेशा देखा है कि आपने देखा होगा कि इस एससीओ का मकसद क्या है। इस एससीओ का मकसद यही है कि इस मुल्क में इक्तिसादी रिकवरी हो, मईशत बेहतर हो, जो है लोड शेडिंग का खात्मा हो और खैबर और सी पैक जो 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके चाइना के वज़ीर आज़म, फेज़ 2 जी फेज़ 2 कराक्रम हाईवे के लिए $2 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, करेंसी के मुआहदे करने जा रहे हैं, न्यू ग्वादर एयरपोर्ट की जो है सॉफ्ट लॉन्चिंग होने जा रही है और सी पैक 2 बेल्ट एंड रोड मनसूबे को दरपेश जितने भी चैलेंजेस हैं उनको दूर करने के लिए वो आ रहे हैं। और दहशत गर्दी के मामला उनको भी पता है और हमें भी पता है कि हमारे मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है और जो भारत और इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है। अमेरिका जो है उसकी नज़र हमारे इस मुल्क में है और स्पेशली तमाम जो हमारे मतलब कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ ममालिक हैं उनको तो ये एक भी आंख नहीं भारी। वो तो चाहते हैं कि ये इस मुल्क में इंतशार पैदा हो। और आपने देखा है कि इसराइल जो है वो हमेशा मतलब कि वो जंग लड़ता है और वो हर मुल्क में जो उसको नापसंद है, जहाँ पे वो अपनी इजारादारी करना चाहता है, वो उसको अपने तरीके से वहाँ पे जंग जो है स्टार्ट कर देता है। आपने देखा होगा कि गज़ा के ऊपर जो इसराइली वो बमबारी के थ्रू जंग कर रहा है और हमारे मुल्क में इसराइली ये जो यहूदी एजेंडे के ऊपर जो काम हो रहा है, ये आपको और हमें हम सबको पता है कि वो इस टाइम जो उन्होंने ये पीटीआई के लोग तैयार किए हैं, मैं समझती हूँ कि ये यहूदी लॉबी है और ये एक इसराइली का एजेंडा है कि वो इस मुल्क को तरक्की करने से रोकना चाहते हैं। बिल्कुल रिजवान साहब, आपने अभी जिक्र किया कि जितने भी डिग्निटरीज हैं, जितने भी मुल्क के सरबराहान हैं वो पाकिस्तान के अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा यानी जो अहम शख्सियत है वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं। इंडिया का पाकिस्तान के हवाले से हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी के अंदर मुलविस है और यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वो इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही पाकिस्तान ने उनको दावत दी, उन्होंने पाकिस्तान की जो शंघाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत को कबूल किया और तो अब सिफारती आदाब तो ये कहते हैं कि उनकी तरफ से जो भी आएंगे वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सरजमीन पे जो भी बोलेंगे पाकिस्तान को उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मुझे ये लग रहा है, आप हो सकता है कि मेरी बात से इख्तलाफ करें, वो यही कहेंगे कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए और ऐसे मुल्क जो कि इसके अंदर हिस्सा लेते हैं, इसको प्रमोट करते हैं, उनका इकनॉमिक बायकॉट किया जाना चाहिए। शेख साहब, बात ये है कि आप जिस तरह से अभी जयशंकर की इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की बात करें, ये तो कल पता लग जाएगा या परसों पता चल जाएगा कि उनकी जानिब से क्या बात होती है और पाकिस्तान उसका कैसे रिस्पॉन्स देता है। अब जहाँ तक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उन्होंने एहतजाजी कॉल दी हुई है कल की, यानी 15 अक्टूबर की। तो ये दुनिया भर के अंदर इस तरह से होता है। दुनिया भर में जहाँ भी आप यूरोपियन ताकतें उठा के देख लें, अमेरिका उठा के देख लें, अक़वाम मुत्तहिदा उठा के देख लें, बड़े बड़े ममालिक, वहाँ पर G7 की, G5 की, नेटो वगैरह की बहुत सारी इस तरह की जो तंजीमें हैं वो काम करती हैं। वो वहाँ पर अपनी मीटिंग्स करती हैं, इजलास जब बुलाते हैं तो वहाँ बाहर एहतजाज होता है, उसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं होती। और एक और जो अहम बात जिस तरह से
ये इकोनॉमिक एजेंडे के ऊपर बड़ा काम हो रहा है इस हुकूमत की जानिब से। अच्छी बात है, हुकूमत इसी मकसद के लिए आई है, उसकी जिम्मेदारी भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाए। लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी कैसे है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जो है ये तमाम ममालिक, इवन के एससीओ के अंदर आप देख लीजिएगा ये करेंगे बात, और चाइना की जानिब से, चीन की जानिब से तो खास तौर पर इसके ऊपर फोकस किया जाता है और बार बार इसके ऊपर इसरार किया जाता है, बार बार इसके ऊपर उनकी जानिब से इशारा किया जाता है कि आप सबसे पहले पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर आए। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आनी है? जब यहां पर इस हुकूमत की जानिब से फिस्तायत बर्पा की जाएगी, इस हुकूमत की जानिब से जो बर्बरियत है वो बर्पा की जाएगी, इंतखाबी कार्रवाइयां की जाएंगी, ऑपोजिशन को दबाया जाएगा, ऑपोजिशन के ऊपर मुकदमात बनाए जाएंगे, ऑपोजिशन के ऊपर केसेस बनाए जाएंगे, उनकी मुलाकातों के ऊपर, इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी जो कि बिला जवाब है, तो फिर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं ला सकते। अगर आप इस तरह से वन साइडेड कोई आईनी तरमीम की आपने कोई वारदात डालनी है, या आपने ऑपोजिशन के खिलाफ इस तरह के हरबे हथकंडे इस्तेमाल करने हैं कि आप उनको दबाएं, आप उनको दीवार से लगाएं, आप उनके ऊपर केसेस और मुकदमात बनाएं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ख्वाब भी पूरा नहीं कर सकते। और जिस तरीके से अब पिछले 2.5 साल में जब से ये शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, तब से ये तबाही और बर्बादी का सफर शुरू हुआ है, जो कि जारी और सारी है, अभी तक चल रहा है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर नहीं आनी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आनी। कुदसी साहब, आपको क्या लगता है कि पीटीआई जो है वो पुरअमन एहतजाज करती है? अगर वो पुरअमन एहतजाज करती है तो आप लोग उसको पुरअमन एहतजाज कर लेने दीजिए, उनके लिए कोई जगह मुख्तस कर दीजिए, वो लोग वहाँ पर जाके बैठ जाएंगे। और फिर ये जो आप लोग मुकदमात बनाते हैं, आप लोग सही मुकदमात बनाते हैं? अगर वो पुरअमन एहतजाज करते हैं तो आप लोग उनके ऊपर क्यों मुकदमात बनाते हैं? आज भी जो हमारा इजलास था वो इसके अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे था, और उनका क्वेश्चन यही था कि हमें पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन आज हमारे जो मिनिस्टर फाइनेंस हैं, उन्होंने उनको बहुत जो है अच्छे तरीके से जो है ना एक्सपोज किया। उन्होंने बताया कि आज आपने 9 मई वाले दिन जो कुछ किया था, आपकी गारंटी कौन देता है, कौन दे सकता है? आपने 9 मई के अब अगर हम आपको इजाज़त देते तो हम नहीं चाहते कि ये 9 मई वाला वाक़या दोबारा जो है दोहराया जाए। और इस टाइम पूरी दुनिया की जो है पाकिस्तान के ऊपर नज़रें लगी हुई हैं। एससीओ की कॉन्फ्रेंस को ये सबोताज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि ये जो पीटीआई वाले हैं इनकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। और ये कह रहे हैं कि जी इनको जो है मनगढ़ंत केसेस बनाए जाते हैं। आपको पता है कि 2014 में जब साकिब निसार साहब आए थे तो कहते थे आए और हम आपको इंसाफ देते हैं। फिर उसके बाद उमर अतिया बंदयाल साहब ने कहा कि इनको मर्सिडीज़ में लेके आए। इनको तो जजेस जब ये अदालत में पेश होते हैं तो कहते हैं गुड टू सी यू। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि अदालत में इनके खिलाफ जो है मुकदमात जो है वो मनगढ़ंत हैं? ये इन्होंने जो शोहदा के साथ किया 9 मई वाले दिन, मैं समझती हूँ कि ये जो मनफी सोच है हम सब ने इसको मुस्तरद करना है, और पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आवाम है उसने इसको मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि हम दोबारा जो है ये 9 मई वाला वाक़या नहीं दोहराना चाहते। आपने देखा है कि 4-5 दिन पहले जो कुछ किया है अली अमीन गंडापुर साहब ने, क्या वो एक मुहब्बुल वतन जो शहरी है वो उस आप समझते हैं कि जो पीटीआई के जो लोग हैं वो किराए के लोगों को उठा के ले आते हैं, और इस टाइम जो है अफ़गानिस्तान से उन्होंने लोगों को उठाया और लेके आए। दहशतगर्द हम कहते हैं कि कोई और हमारे मुल्क की तरफ क्या मैली आंख के साथ देखेगा। और मैं समझती हूँ कि ये जो पीटीआई वाले हैं यही इस मुल्क के ऊपर मैली आंख जो है, मैली नज़रें जो है जमाए बैठे हैं। इनको चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, हमेशा हमारी जो जमात है PMLN उसने हमेशा ही मुश्किल वक्त में हुकूमत को लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुश्किल वक्त से इस मुल्क को निकाला है। और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून ही वाहिद जमात है जो ये इस मुल्क को बहरानों से निकालेगी, खुशहाली की तरफ लेके जाएगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में ये मुल्क हमेशा तरक्की की राह पर गामजन रहा है। जो 3.5 साल इन्होंने हमारे ऊपर हुक्मरानी की है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें। बात ये है कि ये इस तरह से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना और किसी की हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल करना, किसी को इसराइल का एजेंट करार देना, किसी की जो यहूदी एजेंट करार देना, ये नामनासिब बातें हैं।
और इस तरह से हुबुल वतनी के ऊपर किसी के ऊपर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता और किसी के ऊपर भी ये बात नहीं की जा स्लोगन्स थे अगरचे, मगर हमने देखा है कि जो इसराइल के अखबारात हैं वो बानी पीटीआई के हक में लिख रहे हैं कि जी उन्हें पार में आना चाहिए। तो फिर इस वजह से उनका जो एक नैरेटिव था, उनका जो बयानिया था, उसे तक़वियत मिली है। शेख साहब, बात यह है कि ये जो आप इसराइली अखबारात की बात कर रहे हैं, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इमरान खान की हुकूमत थी, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर इमरान खान के ऊपर था कि आप किसी तरह से इसराइल के साथ मामला ठीक कर लें, इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर लें। जबकि इमरान खान ने उस वक्त भी एब्सोल्युटली नॉट कहा था और अमेरिका को भी एब्सोल्युटली नॉट कहा था। और अभी चंद दिन पहले ये जो कोई हफ्ता 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले ये इस्लामाबाद के अंदर ऐवान सदर के अंदर जो इन लोगों ने एपीसी की है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, इसके ऊपर फ़लस्तीन के ऊपर, और इन्होंने इतराज़ लगाया था कि पीटीआई वहाँ पर नहीं आई। तो वहाँ पर किस शख्स की जानिब से या किस हुकूमती वजीर की जानिब से या हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से या वज़ीर आज़म की जानिब से या फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से, डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से, किसी एक शख्स की जानिब से इसराइल की मजम्मत की गई हो, इसराइल की मुखालफत में बात की गई हो? मैं चैलेंज करता हूं कि ये बाहर आए और इसराइल के खिलाफ बात करके दिखाएं। तो इमरान खान ने इसराइल के मुतालिक ये कहा था, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, जहां भी इमरान खान के सामने यह सवाल रखा जाता था कि इसराइल के मुतालिक आपका मौक़िफ़ क्या है, तो इमरान खान ये कहता था कि हमारा मौक़िफ़ वही है जो कायद आज़म का है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और हम इसी के मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं। तो ये चलें उसी मौक़िफ़ को रिपीट कर दें जो कायद आज़म का मौक़िफ़ था, लेकिन इनके अंदर ना इतना हौसला, ना इतनी जुर्रत है, ना इतनी हिम्मत है, ना इनके अंदर इतनी ताकत है कि ये इसराइल की मुखालफत में या उसकी मजम्मत करें। और इसराइल तो बर्बरियत जो है वो 1 साल से कर रहा है, तो इनको 1 साल बाद याद आया कि एपीसी बुलानी है हमने फ़लस्तीन के ऊपर या इसराइल के ऊपर। तो इसराइल के खिलाफ अगर बात करना चाहते हैं तो करें, इनको क्योंकि डर है, इनकी जायदादें, इनके प्रॉपर्टियां, इनके बैंक बैलेंस सब कुछ बाहर पड़ा हुआ है, इनको ये डर है। ऐसा तो हो सकता है कि आप लोगों ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी ऑल पार्टीज, वो थोड़ा लेट बुलाई, मगर अखबारात के अंदर वो रिपोर्ट हुई, तमाम चैनल्स ने उसको कवर किया और आप लोगों ने कंडेम किया इस वक्त कि इसराइल जो जिस तरह की बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर और फिर लेबनान के ऊपर और फिर यानी ईरान के साथ उसके जो भी मामलात हैं। लेट क्यों बुलाई आप लोगों ने? आपको पता है कि जब भी ये हुकूमत संभाली है तो हमें बहरानों का ही जो है सामना करना पड़ा है। तो आपको पता है कि पिछले दिनों जो हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी ये की है स्पीच, तो उसमें उन्होंने गज़ा का जो है पॉइंट उठाया है। तो देखिए इंशाअल्लाह ताला देर आए दुरुस्त आए, हम मुसलमान हैं और मैं समझती हूँ कि हम सबको इस चीज़ की आवाज़ उठानी चाहिए। और ये अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और ये कहते हैं कि हम लोग जो हैं पीटीआई वाले के हम लोग हमायती हैं, तो ये इस मीटिंग में क्यों नहीं आए और इन्होंने क्यों नहीं इज़हार यकजहती की, ये बताए ना ये लोग। तो रिजवान साहब, आप लोग फिर आपकी जो जमात है आप उसको सपोर्ट करते हैं या अपने यानी अपने अल्फाज के जरिए, अपनी सोच के जरिए? मेरी तो बात नहीं है, नहीं आपकी जितनी भी बात कर रहा हूँ, नहीं जितनी भी आपकी गुफ्तगू है उससे लगता है कि आप पीटीआई के लिए नरम गोशा रखते हैं, तो फिर उसको एटलीस्ट यानी उस कॉज को सपोर्ट कर देते। आप लोगों की तरफ से भी तो कोई ना कोई रैली निकाली गई, ना कोई नैरेटिव सामने आया। कि मैं आपको शेख साहब एक और बात बता दूं, और इमरान खान के जितने मुखालिफिन आपकी पार्टी के हक में लिख रहे हैं, इमरान खान के जितने मुखालिफिन हैं, इमरान खान के जितने नाकदीन हैं, इमरान खान के ऊपर जितने लोग तनकीद करने वाले हैं, वो भी आज इस बात को तस्लीम करते हैं, वो भी आज इस बात को मानते हैं कि अगर, और उसमें मैं नाम ले देता हूं, नजम सेठी की जानिब से ये कहा गया कि अगर इसराइल के खिलाफ किसी ने बात की है पाकिस्तान से, अगर मोदी के खिलाफ किसी ने बात की है पाकिस्तान से, तो वो सिर्फ और सिर्फ हिम्मत की है इमरान खान ने। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि इमरान खान के नाकदीन जो सख्त किस्म की तनकीद करते हैं वो ये बात कर रहे हैं और वो तस्लीम कर रहे हैं, वो इतराफ कर रहे हैं, वो इस बात को मान रहे हैं और टीवी के ऊपर, रिकॉर्ड के ऊपर ये बात कर रहे हैं। तो इमरान खान का जो मौक़िफ़ है, आप फुटेज, वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बरमार है, आप जाएं और देख लें और सेम वही मौक़िफ़ आपको मिलेगा जो कायदे आज़म का है। ठीक है, इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत वक्त सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, हमने इसको तस्लीम नहीं करना और हम इसकी जो बर्बरियत है, इसकी जानिब से जुल्म और जबर किया जाता है, इसकी मजम्मत करते हैं। अगर 15 अक्टूबर को पीटीआई फिर वो जो एपीसी बुलाई थी वो तो जमात इस्लामी का इनिशिएटिव था, तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं था। उससे निपटेंगे? देखिए जी, इस बार क्या सोचे, इस्लामाबाद पहुंचने देंगे, इधर ही रोकने की कोशिश करेंगे? इस्लामाबाद नहीं पहुंचने देंगे
और अगर ये इस तरीके से आएंगे जिस तरीके से ये पहले ये सोच रहे हैं कि हम लोग आए थे और हम लोग बच निकले हैं, इनको जो है आहनी हाथों से इनके साथ निपटा जाएगा और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि इनको रोका जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में जो है बदअमनी पैदा हो। इनको प्यार से भी समझाएंगे और समझाया भी है कि ये डेट जो है ना वो किसी और दिन की कर लें। आप ये कहते हैं कि जी हमें इमरान नियाज़ी साहब से मिलने दें, किस तरीके से मिलने दें? मुझे ये बताएं कि इंतशार और फसाद की सियासत का गाड़ी वो है। आज अगर इनकी मुलाकात करवा देते हैं तो क्या ये कौन इनकी गारंटी देता है? ज़ाहिरी बात है इनके जो वर्कर हैं बाहर वो नहीं टिकते और ना वो किसी को टिकने देते हैं। और जब ये यलगार बोलते हैं वफाक के ऊपर तो सरकारी मशीनरी जो KPK के वज़ीर आला है उनको चाहिए कि अपने जो है अपने सूबे में तरक्याती काम करवाएं। वो काम करने की बजाय 3 दिन वो सोते हैं और 3 दिन वो सड़कों पर होते हैं। और मुझे ये बताएं, वो कहते हैं कि जी मैं जो है 12 अजला जो हैं मैंने वो एक रात में जो क्रॉस किए हैं। मुझे ये बताएं, या तो पिंकी पीरनी साहिबा के कोई मौक्कल हैं जो उनको छलांगे लगवा के एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे, जैसे हमने अलिफ लैला की कहानियाँ सुनी हैं, या तो ये इस तरीके से वहाँ से 6 अजला इन्होंने 12 अजला जो है वो अबूर किए, तो या फिर मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने 12 अजला के नाम कागज़ पर लिखे और छलांगे लगा के वो चले गए। ये ऐसी बातें करते हैं जो कि बाशऊर इंसान सोचता रह जाता है कि ये किस तरह की बातें करते हैं। मुझे ये बताएं कि आप यकीन कर सकते हैं कि एक बंदा साइकिल के ऊपर 12 अजला क्रॉस कर सकता है? मुझे ये बताएं। बाकी ये है कि इनकी जो कारकर्दगी है ना वो ज़ीरो है। अगर इनसे इनकी कारकर्दगी के बारे में पूछा जाए ना तो कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी CM साहिबा डेली बेसिस पे इनिशिएटिव्स दे रही हैं। वो इस सुबह पंजाब के ऊपर 16-16 घंटे काम करती हैं और वो बहुत थोड़ा टाइम आराम करती हैं। वो सिर्फ इस मुल्क के लिए, इस सुबह पंजाब की खुशहाली और तरक्की के लिए, जहाँ पे इन्होंने 3.5 साल हमारे ऊपर हुकूमत की मसल्लत किया गया RTS बैठाने के बाद। और ये आप देखें कि ये इतने हट दरम है कि इनके पास कारकर्दगी के लिए ज़ीरो है, इनके पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए। वहाँ के लोग पंजाब KPK के लोग पंजाब में इलाज के लिए आते हैं। KPK के स्टूडेंट्स पंजाब में जो है तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। बताएं, ये एक भी मंसूबा बता दें कि इन्होंने किया। अब ये मुझे ये बताएं कि CM साहिबा जो दिन रात मेहनत कर रही हैं, इनिशिएटिव्स दे रही हैं लोगों की खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए, और हमारे जो वज़ीर आज़म साहिब हैं, आपने देखा है कि ग्रैंड जरगा कुछ सब आपका पॉइंट आ गया। हाँ रिजवान साहब, इस बात के अंदर तो सब्सटेंस है कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो डिलीवर नहीं कर रही है। मसलन ये है कि वहाँ असातिज़ा को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, वहाँ टेररिज्म इस वक्त टॉप पर है। उस हवाले से कोई स्ट्रेटजी सामने नहीं आ रही, कोई प्लानिंग सामने नहीं आ रही। और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है वहाँ पर। और फिर यानी डिलीवर नहीं कर रही हुकूमत, क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर है उनका सारा फोकस जो है वो पंजाब के ऊपर चढ़ाई करने पे है। तो पहले क्या ही अच्छा होता कि अपने सूबे के अंदर डिलीवर करते, फिर यहाँ पे कोई एहतजाज वगैरह में भी हिस्सा डाल लेते। शेख साहब, जो एहतजाज है वो तो खैर फंडामेंटल राइट है, वो हर एक का हक है। एहतजाज का हक और है, इंतशार का हक वो ये जो इंतशार की बात कर रही हैं मैडम साहिबा, ये कह रही हैं कि हम आईनी हाथों से निपटेंगे। तो ये खुद जो है वो इंतशार की तरफ मामलात को ले जाना चाहते हैं नून लीग वाले। नहीं तो आप ये खुद जो है आप लोग से मुराद PTI अमन अगर एहतजाज नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? शेख साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, इधर ये कराची के अंदर भी एहतजाज हुआ है, वहां पर क्या हशर किया गया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की जानिब से। और इसी तरह से लाहौर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एहतजाज होते हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते। उसके ऊपर ये नून लीग का या मरियम साहिबा का क्या मौक़िफ़ होता है। और जहां तक एहतजाज की बात है, एहतजाज एक फंडामेंटल राइट है और ये हर सियासी जमात का भी और ये हर शख्स का हक है कि वो एहतजाज कर सकता है, पूरा मन एहतजाज कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकती। लेकिन अगर एहतजाज करें तो सही, लेकिन अगर उसके ऊपर ये आईनी हाथों से और इस तरह से धमकियां दे के कि हम आने नहीं देंगे, हम एंटर नहीं होने देंगे, हम जाने नहीं देंगे, हम रास्ते रोकेंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे, ये एहतजाज तो PTI वाले जो अनाउंस करते हैं या इमरान खान जो अनाउंस करता है, इनकी जानिब से ये आईनी हाथों और इस तरह की बातें करके जो सड़कें बंद कर देते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, कंटेनर लगा देते हैं और इंटरनेट बंद कर देते हैं, मोबाइल सर्विस बंद कर देते हैं,
ये तो उस एहतजाज को खुद अब आप उसकी मार्केटिंग तो खुद कर देते हैं। ठीक है, आपको एहतजाज तो एक जगह पर हो रहा है, बड़े पुरअमन अंदाज से हो जाएगा, उसके बाद वो चले जाएंगे, लेकिन ये जो उसके ऊपर पूरा एक हवा बना देते हैं, ये एहतजाज को और ज्यादा उसको खाना जंगी की तरफ या इंतशार की तरफ, प्रचार की तरफ लेकर जाते हैं। जाते ही खाना जंगी की तरफ है। आप लोग प्यार मोहब्बत से करें, आप पुरअमन एहतजाज करें, तो आपको कौन नहीं इजाजत देता। अच्छा कुत्ते साहब, इसके अंदर क्या हिकमत है जो आपने 2-4 रोज के लिए, यानी जब तक शंघाई कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो जाती, बानी पीटीआई से मुलाकात की पाबंदी आयद की है, क्या वो वहां से बैठ के अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उन्हें मिसगाइड कर सकते हैं, कुछ ऐसा पैगाम उनको दे सकते हैं जिससे मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब होने का खदशा है? बिल्कुल। देखें, आपने जब देखा है कि 9 मई वाले दिन और उससे पहले 2014 से हम लोग इनको भुगत रहे हैं, इनको देख रहे हैं, और इन्होंने 9 मई वाले दिन क्या किया? इन्होंने GHQ पर हमले किए, PTV पर हमले किए, फिर उन्होंने वो शोहदा जिन्होंने हमारी हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी, उन लोगों के मुजस्मे जलाए, उनको क्या कुछ नहीं किया। और ये लेके आते हैं डंडे जिनके ऊपर कील लगे होते हैं, ये कहते हैं कि जी हम लोग अमन पसंद है। बताएं तो सही, ये इंतशार की सियासत नहीं करते तो और क्या करते? सही। रिजवान साहब, हमारे पास आखिरी मिनट, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी शेख साहब, बात यह है कि एहतजाज जो है वो तो हर पार्टी का हक है और हर शहरी का हक है, और पूरा अमन एहतजाज करने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी इमरान खान की, वो SCO कॉन्फ्रेंस तो उधर इस्लामाबाद के अंदर हो रही है, और मेरा तो ख्याल है कि पंजाब से लोग नहीं निकले, पहले भी जितने एहतजाज हुए पंजाब से लोग नहीं आए। ये अडयाला जेल जो है 50 से 100 किलोमीटर दूर है और पिंडी के अंदर है, और वहां पर पाबंदी लगा दी है। आप इससे अंदाजा करें, इसकी कोई लॉजिक समझ आती है कि एक बंदा वहां पर बैठा हुआ है? ने कहा कि कोई MNA कोई MPA नहीं निकला, तो ये कौन से लोग थे? ये किराए के लोग थे। कोई भी, मैं समझती हूँ कि 22 करोड़ आवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया हुआ है। ये अभी निकलेंगे भी नहीं, ये कोशिश भी कर ले तब भी नहीं निकलेंगे। इदारों के ऊपर हमलों की बात है, 9 मई तो अभी तक साबित नहीं हुआ, लेकिन 97 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो नून लीग के गुंडों ने हमला किया था, तो आज भी तारीख का ना PTI ना पीपल्स पार्टी ने कभी रियासत से टक्कर ली और ना ही नून लीग ने रियासत से टक्कर ली। हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी पाबंदे सलासल रखा गया। वो अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़ कर आए, अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर आए, और उन्होंने अपनी जो है वो अरेस्ट हुए, लेकिन उनके पीछे उनके इस्तकबाल के लिए लाखों लोग थे। लेकिन हमारे कायद ने हमें ये नहीं कहा कि जाओ यलगार कर दो तुम लोग इस मुल्क के ऊपर, इस लाहौर के ऊपर, जहां भी तुम लोग खड़े हो, कि तुम लोग जो है एहतजाज करो, हंगामे करो। हमारे कायद ने नहीं कभी भी कहा। इनका कायद तो शुरू ही इसी चीज से करता है। बतूल साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। रिजवान अशरफ साहब, आपका भी शुक्रिया। कुत्ते साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com।